जब मैंने उत्तर प्रदेश में सत्रह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद से अब तक अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस लगातार जारी है। जिस राज्य में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया थे, आपने देखा होगा, हर दुर्दांत माफिया यूपी के अंदर से था और वो केवल वह इंटर स्टेट ही नहीं था, वे इंटरनेशनल भी लिंक्स उनके थे। मुझे याद है एक बार की घटना, प्रयागराज जो महाकुंभ की धरती है, वहां का एक माफिया का काफिला जा रहा था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के काफिले को रोक करके उस माफिया को पहले पास कराया गया। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये क्या गवर्नर या चीफ मिनिस्टर आए हैं क्या? तो सुरक्षा वाले ने कहा नहीं साहब आए नहीं, वो फलाने साहब जा रहे हैं। कहा ये फलाने साहब कौन है? तो कोई जवाब नहीं था। वही माफिया जब मुठभेड़ में मारा गया तो मुझे फिर चीफ जस्टिस ने मुझे बताया कि साहब इसने तो मेरा भी काफिला रोका था। आप वहां के उसका अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थितियां थी। कोई भी सरकार हो, समानांतर सत्ता उन माफियाज की चलती थी। और मैं इस बात को आज कह सकता हूं, आज उत्तर प्रदेश में कोई माफिया इस प्रकार का दुस्साहस नहीं कर सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर किसी से फिरौती नहीं वसूल कर सकता है, कोई गुंडा टैक्स नहीं ले सकता। आज यूपी के अंदर कोई व्यापारी, कोई उद्यमी किसी भी प्रकार से किसी को गुंडा टैक्स नहीं देता और यहां तक कि पॉलिटिकल चंदा भी नहीं देता है। यह भी हमने रोक लगाई है कि कोई पॉलिटिकल चंदा भी नहीं दिया जाएगा, कोई गुंडा टैक्स नहीं ले सकता। इसके परिणाम सामने आए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे प्रसन्नता होती है जब मैं बेटियों को स्कूल जाते हुए देखता हूं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर। मुझे याद है 2015 में किराना में एक उद्यमी की हत्या हुई थी, सरेआम चौराहे पर दिन दहाड़े हत्या हुई थी। उसकी 5 वर्ष की बेटी उसके साथ थी। वह उद्यमी अपनी बेटी को स्कूल से लेके आ रहा था, तब तक वहां का एक अपराधी, एक हिस्ट्री सीटर ने उस उद्यमी को देखा और सरेआम चौराहे पर गोली मारी थी। कोई कार्रवाई नहीं हुई। वह परिवार यहां से छोड़ करके सूरत चला गया था। 17 में सरकार आई। सरकार आने के बाद हम लोगों ने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 19 में वह परिवार वापस आया और तब तक हमने देखा था कि किराना में जितने परिवार वहां से प्लान किए गए थे उसमें से ज्यादातर आ चुके थे और मैं भी फिर उस परिवार से मिलने के लिए गया था। तो मैं इस परिवार में गया। मैंने उस परिवार में कहा कि भाई देखो, मैंने मैसेज भेजा था कि मैं आज भोजन दोपहर का उसी परिवार के साथ करूंगा और मेरी तरफ से उन लोगों को विनती भेजना कि मैं उस परिवार में ही भोजन करना चाहूंगा आज। और मैं गया था। मैंने परिवार के लोगों से हालचाल लिया और फिर मैंने पूछा, मैंने कहा कोई समस्या तो नहीं है? तो
परिवार के लोगों ने तो कहा नहीं साहब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखिए वो 5 वर्ष की बेटी जो 15 में 5 वर्ष की थी तब तक 9 वर्ष की हो चुकी थी और स्कूल जा रही थी। उसने मेरे कान में आके कहा, उसने कहा हमें डर तो नहीं है, लेकिन उसी प्रकार के एक गुंडे को मैंने एक दिन सड़क पे देखा है। तो मैंने वहां के एसपी को बुलाया, मैंने कहा भी पूछो, ये मालूम करो कि क्या वह अपराधी जेल से छोटा तो नहीं है, और छोटा है तो कैसे घूम रहा है। आप आश्चर्य करेंगे कि इतनी बात मैंने कही थी, वो बात कहीं से लीक हुई और अगले दिन कोर्ट में एक एप्लीकेशन पड़ी कि हम सब अपनी बेल कैंसिल कराना चाहते हैं उस अपराधी के आए। तो हम लोगों ने कहा भाई मुझे जानकारी मिली तो हमने कहा इसके बेल कैंसिल नहीं होनी है, उसको बाहर ही रहना चाहिए, और अब हिसाब किताब आमने सामने होगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज कैराना, कांधला हो या कहीं भी हो, इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं। और ये पहली शर्त है किसी भी राज्य के लिए और किसी भी देश के लिए कि सुरक्षा का वातावरण हो जो राज्य को देना चाहिए, हर व्यक्ति को देना चाहिए, हर व्यक्ति का यह अधिकार है। दूसरा, पिछले 11 वर्ष के अंदर देश ने आर्थिक रूप से काफी प्रगति की है और बहुत शानदार दिशा में आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया के अंदर आर्थिक उन्नति के नित नए प्रतिमान को स्थापित करने को अग्रसर हो रहा है। तकनीक का उपयोग कैसे किया जाए, कैसे हम एक कॉमन मैन के जीवन में व्यापक परिवर्तन के कारक बन सकते हैं और तकनीक कैसे उसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है। डीबीटी के माध्यम से हर व्यक्ति के खाते तक पैसे का पहुंचना उस तकनीक के माध्यम से संभव हो पाया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से उन सभी प्रावधानों को समाप्त करने की दिशा में जो आर्थिक उन्नति में बाधक थे, बैरियर बनकर के अनावश्यक व्यवधान पैदा करते थे, उन सभी को दरकिनार करते हुए जो रिफॉर्म हुए हैं वह तेजी के साथ आगे बढ़े। और आज परिणाम क्या है? यूपी जैसा राज्य, मैं इस बात को कह सकता हूं कि जब हम लोग आए थे 17 में, तब यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 13वें 14वें स्थान पर था। आज वह देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश का अपना स्थान है। उत्तर प्रदेश ने, मैं अभी पिछले दिनों जब वेस्ट बंगाल के इलेक्शन चल रहे थे तो मैं इलेक्शन प्रचार में था, मेरी वहां कुछ उद्यमियों से बातचीत हो रही थी जो वहां से कह रहे थे कि हम यूपी की तरफ आना चाहते हैं। हमने कहा यूपी में आपका स्वागत है, लेकिन बंगाल का क्या होगा? मैं भौचक था। 7,000 से अधिक उद्योग वहां से प्लान किए हैं एक छोटे से पीरियड में। लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके यहां क्या स्थिति है। मैंने कहा मेरे 9 वर्ष के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में 18,000 से अधिक बड़े उद्योग लगे हैं और 96 लाख एमएसएमई यूनिट स्थापित हुई है यूपी के अंदर। कहा 96 लाख? मैंने कहा हां। मैंने कहा भी देखो हमारा परिवार बहुत बड़ा है, 25 करोड़ से ऊपर की आबादी यूपी के, तो आखिर उतने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी तो देना है। हमारी पॉलिसी है,
और मेरा मानना है इस बड़े उद्यम के लिए, बड़े उद्योग के लिए उसकी जो ताकत होगी वह यह एमएसएमई होगी। और उसको हम इसलिए हर एक जनपद में हम लोगों ने 2018 में ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में उसे आगे बढ़ाया, उसकी ब्रांडिंग की, और उसी ब्रांड के माध्यम से हम उसको प्रमोट करते हैं। उसको तकनीक के साथ जोड़ा, उसको डिजाइन के साथ जोड़ा, उसको पैकेजिंग के साथ जोड़ा, और आज वो बहुत अच्छी दिशा में कार्य कर रहा है। आप सोचिए, यूपी के अंदर हमारे पास वर्तमान में 32,000 से अधिक बड़े उद्योग हैं, और इनमें से पिछले 8-9 वर्ष के अंदर 18,000 से अधिक नए लगे हैं। ये सभी नए स्थापित हुए हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मुझे याद है, जब मुझे पहला इन्वेस्टर समिट करना था तो हमारे उस समय के उद्योग मंत्री, राज्य के उद्योग मंत्री और राज्य के हमारे अवस्थापना और औद्योगिक के विकास विभाग के आयुक्त और उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेरे पास आए। उन्होंने कहा, साहब हम लोग एक इन्वेस्टर समिट करना चाहते हैं।